हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत उसे पढ़ा रहा था। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा और साथ ही साथ आवेशों के पुनर्वितरण में हमने देखा था स्थानांतरित आवेश की मात्रा, वैनिष्ठ विभव, और जब आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है तो ऊर्जा की हानि क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें जान ली थी। ठीक है, तो आज क्या हम उससे आगे जानेंगे और हमारी हेडिंग रहेगी आज हम जो समझेंगे सबसे पहले समझेंगे संधारित्र। संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें संधारित्र की, ठीक है, तो देखो संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या फिर क्या एक ऐसा समायोजन है जिसमें क्या है हमें चालक के आकार में परिवर्तित करना नहीं होता है और उस पर क्या है हम अधिक से अधिक आवेश की मात्रा क्या है संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन या फिर क्या एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि क्या है चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर क्या अधिक से अधिक आवेश की मात्रा संचित कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा। या फिर इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं और चालक में क्या है दो किसी भी लंबाई की दो प्लेटें हो सकती है, जैसे इसको माने दो प्लेटें हो सकती है। ठीक है, जो कि क्या है एक दूसरे के समीप मतलब कुछ दूरी पर स्थित होती हैं और इन पर क्या है बराबर पर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है, यहाँ क्या है ये दो प्लेटें हैं, किसी भी आकार की हो सकती है, कितना भी लंबा, लेकिन दोनों की एक तरह से लंबाइयाँ बराबर रहेंगी। इन पर क्या होगा बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश स्थित होगा। ठीक है, तो ऐसे समायोजन को कहेंगे हम संधारित्र। और ये जो चालक होंगे इन्हें कहेंगे हम संधारित्र की प्लेटें। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें संधारित्र के सिद्धांत की, ठीक है, तो देखो संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है। संधारित्र के सिद्धांत की अगर हम बात करें, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इस तथ्य पर आधारित है जैसे ये चालक है। ठीक है, और ये जो इस पर कोई आवेश नहीं है, जो V है इस पर कोई आवेश नहीं मानते हैं, ये एक चालक आवेशित चालक है। ये क्या है एक आवेशित चालक है और इसके समीप अगर मैं किसी अनावेशित चालक को रख रहा हूं तो होगा क्या, ये जो पहली वाली चालक होगा इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा या फिर क्या इसके पर जो विभव होगा उसका मान क्या है कम हो जाएगा। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। वहीं अगर इसी को मैं पृथ्वी से जोड़ दूं, वहीं अगर मैं क्या इसको पृथ्वी से जोड़ दूं तो क्या होगा इसका विभव क्या और कम हो जाएगा। इससे होगा क्या, ये जो पूरा चालक होगा इसकी धारिता में क्या है पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। तो ये रहेगा संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, अब बात करें संधारित्र की धारिता की, तो संधारित्र की धारिता हमने पढ़ाई है क्या है आवेश और विभवांतर का अनुपात होता है एक तरह से धारिता। ठीक है, तो क्या है संधारित्र की क्योंकि दोनों प्लेटों पर क्या है बराबर आवेश है, प्रकृति भले विपरीत है लेकिन जिनका जो परिमाण है वो कैसा है बराबर है। तो क्या है संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की दोनों में से कोई सी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा इन दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ क्या विभवांतर होगा। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम कहेंगे संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये हो जाएगी संधारित्र की धारिता। आइए समझते हैं सुबह से पूरा क्या है ये। तो सबसे पहले क्या देखेंगे संधारित्र। ठीक है, संधारित्र की बात करो, संधारित्र क्या है, तो क्या है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र का एक युक्ति का या फिर क्या एक समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में हमें क्या चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो क्या है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें कि हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर अधिक से अधिक आवेश क्या है संचित कर सकते हैं। ठीक है, या संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अथवा इसको देखो दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, इसका ये चित्र होता है उसके हिसाब से समझें। तो संधारित्र क्या है, ठीक है, तो क्या है संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म। संधारित्र क्या है किसी भी आकार के दो चालक है, इनका क्या एक जोड़ा है, युग्म है। ठीक है, जो कि एक दूसरे कैसे हो समीप कुछ दूरी पर स्थित हो। ठीक है, ये हो जाएगा तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। इन पर क्या रहेगा बराबर होगा आवेश और प्रकृति कैसी रहेगी विपरीत होगी। ठीक है, ये हो जाएगा संधारित्र। और बात करें जो चालक होंगे और इन चालकों को कहेंगे हम संधारित्र की प्लेटें। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं संधारित्र। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत किस बेस पर या किस आधार पर काम करता है उसको समझें। संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित होता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप, जैसे इसको मैंने एक आवेशित चालक माना था, जब किसी आवेशित चालक के समीप हम एक अन्य अनावेशित चालक को रख दिया जाता है, इसको मान रहे थे हम पहले इस अनावेशित चालक है इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, रख दे रहे हैं तो होता क्या है ये जो पहला वाला चालक होगा इसकी विभव में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो चालक के रख दिया जाता है तो जो आवेशित चालक होगा इसका विभव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम इस वाले चालक को किससे जोड़ दे रहे हैं
पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, चालक को किससे जोड़ दे रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, तो हुआ क्या, इसका जो विभव होगा पहली वाले चालक का, इसके विभव में क्या हो जाएगी, और कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें, अनावेशित जो चालक है उसके कर रहे हैं पृथ्वी से जोड़ दें, तो विभव क्या और भी कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अनावेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा संधारित्र का सिद्धांत, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या है, जो कि हमें पता है जो संधारित्र है दोनों प्लेटें हैं उस पर दोनों पर क्या है, बराबर आवेश है। तो क्या है, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, दोनों में से कोई सी एक प्लेट होगी, एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम कहेंगे संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो हमने माना हुआ है यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश पहली वाली पे प्लस क्यू, दूसरी वाली पे क्या मान रहे हैं, माइनस क्यू है। ठीक है, तो उनके तथा उनके बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या कैपिटल V है, तब संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा C बराबर Q/V। तो ये हो गया संधारित्र के बारे में। ठीक है, और भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा इस चित्रों के बारे में समझ लें जो बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे है, पहले हमने ये एक चालक है, ठीक है, चालक है और इसे क्या है, आवेश दिया गया है, इसके समीप क्या है, हमने एक दूसरा चालक रख दिया। ठीक है, तो होगा क्या, प्रेरण के कारण जिस पर पहले वाले चालक पर जितना धनावेश होगा प्रेरण के कारण, दूसरा वाला चालक होगा उसके अंदर वाली प्लेट पर क्या उतना ही, प्लेट के अंदर वाले सिरे पर क्या होगा, इस चालक के अंदर वाले सिरे पर क्या होगा, उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तथा प्रेरण के कारण इसके जो बाहर वाला सिरा है उस पर क्या उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब हुआ क्या, यानी कि जब हमने इस आवेशित चालक के समीप इस अनावेशित चालक को रखा था तो इस पर शुरुआत में कोई आवेश नहीं था, लेकिन प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले सिरे पर क्या है, ऋणावेश हो गया, तब प्रेरण के कारण ही इसके बाहर वाले सिरे पर क्या हो गया, धनावेश हो गया। ठीक है, इससे हुआ क्या, इसके विभव पर्याप्त कमी हो गई, तो इससे हुआ क्या, इसकी जो धारिता होगी उसमें क्या है, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। वहीं अगर हम ऐसा करें, ये जो दूसरा वाला चालक का दूसरा सिरा है उसको दूसरी बार में क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जहां पर जितना भी धनावेश होगा, क्योंकि इसके बाहर वाले सिरे को हम पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ जितना भी धनावेश बन रहा होगा वो क्या है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक संतुलित बन जाएगा तुम्हारा ये संधारित्र। इसमें क्या है, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर क्या रहेगा, बराबर आवेश रहेगा और दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा संधारित्र। ठीक है, प्लेट ए और एक बी है, दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी और इनके बीच क्या है, विभवांतर भी होगा और दोनों पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया संधारित्र के बारे में, इससे अभी उतारें, इसके बाद जानेंगे और नेक्स्ट हेडिंग है इसकी रहेगी जो, ठीक है, उतारें। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, अभी हमने जाना है संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब है जो संधारित्र की धारिता है वो किस किस कारकों पर निर्भर करती है, उसको क्या क्या प्रभावित करता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता होगी तो क्या हेडिंग रहेगी हमारी, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये क्या है, मैंने एक परफॉर्म बनाया हुआ संधारित्र का, इसमें क्या है, दो प्लेटें हैं ए और बी। ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे कुछ दूरी पर रखी हुई है। पहले देखो जो मैंने बनाया हुआ था, तो मैं पहले जो प्लेटें थी ऐसे करके रखी थी, एक प्लेट ऐसे थी और एक प्लेट क्या ऐसे करके थी, इससे पहले वाले चित्र में। ठीक है, अब हमने थोड़ा इसको क्या ऐसे करके बनाया हुआ जिससे कि हमें इसके पृष्ठ दिखें। ठीक है, पहले क्या ऐसे करके थी, दोनों प्लेटें आमने सामने रखी हुई थी। ठीक है, इन वाले तलों पर थी। अब इस वाले में क्या थोड़ा हमने झुका के ऐसे कर बनाया हुआ जिससे कि इसके जो पृष्ठ है वो भी दिखें। ठीक है, तो देखो तो यहाँ क्या है, एक संधारित्र है जिसकी प्लेट है, एक है ए और एक क्या है बी। प्लेट ए को हमने विद्युत स्रोत से जोड़ा हुआ है। ठीक है, विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लेट ए पर धनावेश, मतलब इसके पूरे सिरे पर क्या आएगा, धनावेश। और जो प्लेट बी है उसके अंदर वाले सिरे पर होगा प्रेरण के कारण ऋणावेश और बाहर वाले सिरे पर क्या होगा, धनावेश। लेकिन ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश बन रहा होगा उसे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इस पर रहेगा प्लस और इस पर रहेगा माइनस, दोनों पर आवेश की जो मात्रा वो कैसी रहेगी, बराबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें लिखते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है।
संधारित्र की धारिता क्या निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। तो आइए देखो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, नंबर 1 रहेगा संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है उससे मतलब, ठीक है। तो क्या है, नंबर 1 प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस पर निर्भर करेगी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। यानी कि जो बात करें संधारित्र की धारिता है संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और यह क्या है, संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है अनुक्रमानुपाती होती है, कहें समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है कि संधारित्र की प्लेटें जितनी बड़ी होंगी उसकी जो धारिता है क्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे जैसे बात करें संधारित्र का आकार बढ़ता जाएगा, प्लेटों का आकार बढ़ता जाएगा, तो हुआ क्या, जो संधारित्र की धारिता है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो लिखते हैं नंबर 1 क्या है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे हम, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। क्या है, संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल की कैसी रहेगी, समानुपाती होगी। जितना हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई जितनी हम बढ़ाएंगे उतना ही क्या है, और संधारित्र की धारिता क्या है, बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात, और संधारित्र की धारिता को हम लिखते हैं सी से, और प्लेटों का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को मोस्टली हम ए से मानते हैं कि एरिया है, तो क्या आएगा सी अनुक्रमानुपाती ए। तो क्या होगा, जो संधारित्र की धारिता है संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के कैसे रहेगी, समानुपाती रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 2 अगर हम देखें तो नंबर 2 में रहेगा जो प्लेटें हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, दूरी कम है या दूरी ज्यादा है उसके लिए। ठीक है, तो ये रहेगा नंबर 1। नंबर 2 प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो आइए देखते हैं और संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसमें देखें हम, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्यतक्रमानुपाती होती है। क्या है, संधारित्र की जो धारिता होगी प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो क्या है, संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे, तो होगा क्या, संधारित्र की धारिता क्या उसी दर से क्या है, कम होती जाएगी। तो क्या है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि हम संधारित्र की धारिता को मान रहे हैं C और प्लेटों के बीच की दूरी को मान रहे हैं D, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या मान रहे हैं, D मान रहे हैं, तो तब हो जाएगा C अनुक्रमानुपाती 1/D। तो क्या है, संधारित्र की धारिता संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो जाएगा। नंबर 3 रहेगा प्लेटों के बीच के माध्यम पर। क्या है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। अब संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर इस पर भी करेगी कि जो प्लेटें होंगी उनके बीच में क्या रखा गया है, वायु है या हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या संधारित्र की धारिता निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो है क्या, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के समानुपाती होती है। क्या रहेगी, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है। तो लिख लेंगे इसे, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के
संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक क्या होता है, कैपिटल के समानुपाती होती है। ऐसे देखो यहाँ पे जो मैंने दूरी लिखा हुआ तो दूरी के ब्रैकेट में डी लिखा है, तो क्या है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक से लिखते हैं हम के कैसी रहेगी, समानुपाती होती है। यानी कि अगर हम बात करें प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक का मान क्या है, लगातार बढ़ रहा है, यानी परावैद्युतांक का मान क्या है, बड़ा है, तो होता क्या है, संधारित्र की धारिता उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां हो जाएगा, होती है अर्थात सी अनुक्रमानुपाती के। तो क्या है, संधारित्र की धारिता निम्न तीन कारकों पर खासकर निर्भर करेगी। एक तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो संधारित्र की धारिता क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है, ठीक है, ये रहेगी। प्लेटों के बीच की दूरी पर, और संधारित्र की जो धारिता होगी प्लेटों के बीच की दूरी ये कैसी रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब अगर प्लेटों के बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो संधारित्र की धारिता क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। अब बात करें प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो प्लेटों के बीच के माध्यम पर किस प्रकार निर्भर कर रही है, संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर क्या समानुपाती होती है। तो होता क्या है, अगर प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रख रहे हैं जिसका मान पहले माध्यम के क्या है, परावैद्युतांक से ज्यादा है, तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मोस्टली देखो है क्या, जो मेन चीज देखें, संधारित्रों के बीच क्या वायु होती है, ठीक है, और वायु से सबका परावैद्युतांक क्या ज्यादा होता है, और वायु का परावैद्युतांक होता है एक, कम से कम जो परावैद्युतांक है वो कितना है, एक। अब जो भी परावैद्युतांक होंगे उन सबका मान क्या कैसे क्या होगा, मतलब वायु से बड़ा ही होता है। तो होता क्या है, संधारित्र की धारिता भी क्या है, जो जैसे माध्यम बढ़ेगा, मान लो कागज रख रहे हैं, कोई लकड़ी रख रहे हैं और कुछ चीजें रख रहे हैं, तो होगा क्या, उसका परावैद्युतांक क्या है, वायु के परावैद्युतांक से ज्यादा होगा, तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी के लिए बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो है क्या, परावैद्युत के ध्रुवण को समझने के लिए अगर हम बात करें, कोई भी माध्यम है, चाहे कोई भी माध्यम हो, कागज है, लकड़ी है, या कुछ भी चीज हो, वायु है, ये क्या अणु और तथा परमाणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रत्येक परमाणु, तो परमाणु में क्या होती है, परमाणु के अंदर होता है नाभिक, और नाभिक जो परमाणु का निर्माण होता है एक तरह से क्या होता है, परमाणु में होता है नाभिक, नाभिक के चारों ओर होती है कक्षाएं, में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें परावैद्युत पदार्थों के लिए, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से क्या है, दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, इनके जो नाभिक होंगे दृढ़ता पूर्वक क्या है, बंधे रहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें परावैद्युत के ध्रुवण की, परावैद्युत का ध्रुवण होता क्या है, ये क्या प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल अवस्था, ठीक है, नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर कक्षा है, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, और ये कंडीशंस वो है कि जो नाभिक है वैद्युत क्षेत्र में नहीं है, नॉर्मल अवस्था में, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम किसी भी परमाणु को, ये बात करें परावैद्युत पदार्थ के लिए कह रहे हैं, अगर हम परावैद्युत, ये परावैद्युत पदार्थ का परमाणु है उसकी, ठीक है, अगर हम परावैद्युत पदार्थ को किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच, हम परावैद्युत पदार्थ, ये दूसरा चित्र वो ये बता रहा है कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो होता क्या है, जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके परमाणुओं के जो नाभिक हैं, परमाणुओं के क्या है, अणुओं के परमाणुओं के जो नाभिक है वो क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो रहा है कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो संधारित्र के परमाणुओं के जो नाभिक हैं वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा इनके जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार होता क्या है, बात करें परावैद्युत के प्रत्येक अणु की, तो उसका जो एक सिरा है वो कैसा हो रहा है, धनावेशित हो रहा है, और दूसरा सिरा कैसा हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। तो इस प्रकार क्या है, परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु है वो बन जाता है एक द्विध्रुव, किसका निर्माण करता है, वो द्विध्रुव का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होने वाली इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण, ठीक है। तो देखो आइए समझते हैं क्या है। तो क्या है परावैद्युत का ध्रुवण, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो देखो हमने क्या है, ये एक संधारित्र है, एक पहली वाली प्लेट धनावेश है और दूसरी वाली प्लेट क्या है, ऋणावेश है। इसमें क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ
को रख रहे हैं, इसके बीच क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, इसमें क्या है, परावैद्युत पदार्थ को रख रहे हैं। तो देखो होता क्या है, तो उससे क्या हो रहा है, अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में, अणुओं के जो नाभिक होंगे, क्योंकि नाभिक हमें पता है कैसा होता है, धनावेशित होता है, तो अणुओं के जो नाभिक है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में बाईं तरफ क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो देखो इससे हो क्या रहा है, इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार हो क्या रहा है, परावैद्युत पदार्थ का जो प्रत्येक अणु है उसका एक सिरा, यहाँ पर हम देखें दायां सिरा वो कैसा रहा, धनावेशित हो रहा है, और बायां सिरा वो कैसा हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। ठीक है, अब इनके देखो अगर मानों को देखें, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है, तब परावैद्युत को इस कंडीशन में हम कहेंगे ध्रुवित। इस कंडीशन में जो परावैद्युत होगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुवित कहते हैं। ठीक है, अब ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से विपरीत चिन्ह के होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जो परावैद्युत पदार्थ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेशित हो रहा है, इसका ये वाला सिरा है, और अणुओं का सिरा है धनावेशित हो रहा है, तो वो क्या है, जो परावैद्युत है उसके जो जैसे ये ऋण प्लेट की ओर होगा धनावेश इसका सिरा, और धन प्लेट की ओर जो परावैद्युत पदार्थ का जो अणु है उसका सिरा रहेगा ऋणावेश सिरा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये जो आवेश बनेंगे, आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से विपरीत चिन्ह के होते हैं। यानी कि ये जो आवेश बन रहे हैं अणुओं के संधारित्र की प्लेटों के कैसे होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, क्योंकि ये माइनस वाली प्लेट की ओर धनावेश है और प्लस वाली प्लेट की ओर क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, ये हो रहा है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, बाह्य वैद्युत, क्योंकि ये हो क्या हो रहा है, नॉर्मल अवस्था में तो देखो वैसे ही जैसे नॉर्मल होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इसकी प्रकृति क्या हो रही है, जो नाभिक हैं वो क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहे हैं। तो क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली ये जो प्रक्रिया है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में जो होने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो होता क्या है, उसके अणुओं के जो नाभिक हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहे हैं। इस प्रकार क्या है, परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक अणु कैसा हो रहा है, ध्रुवित हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके आवेशों की, तो इनके जो आवेश हैं वो क्या है, जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के आवेश के कैसे हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ठीक है, तो अभी के लिए इसे उतारें, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अभी। तो क्या है, देखो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, और हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, और इसके साथ बिल्कुल इसके जैसे ही हम पढ़ेंगे भंजक विभवांतर। ठीक है, दोनों क्या है वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं, अब ये जैसे हमें बताइए ये क्या था, अभी पढ़ाई है संधारित्र है, संधारित्रों की प्लेटों के बीच क्या रख दिया हमने, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। इसको ना लिखने वाले, ये क्या होगा, तुम्हारा एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया हमने। ठीक है, अब देखो है क्या, और संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या वैद्युत क्षेत्र है। अब यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर है उसके मान को बढ़ाते जाते हैं, संधारित्र की प्लेटों के जो वैद्युत विभवांतर है उसके मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो ऐसे लगातार संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर बढ़ा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आती है, वैद्युत क्षेत्र की, कि उससे अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं, लगातार मान बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार मान बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आएगी अगर उससे हम थोड़ा सा भी मान बढ़ा रहे हैं तो होता क्या है, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं से, परावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्या है मुक्त हो जाते हैं, और वो क्या है संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है चलायमान पथ बना लेते हैं, यानी कि इसके प्लेटों के बीच क्या गति करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, या फिर इसको हम कहते हैं वैद्युत बंधन। क्या कहते हैं इसे हम, वैद्युत बंधन, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसके जो मेन पथ है वो क्या टूट जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है इसमें चलने लग रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा, मान लो बल्ब है, ठीक है, बल्ब पे लिखा हुआ है भाई 100 वाट और 250 वोल्टेज ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब है क्या, मतलब 100 वाट की क्या है बल्ब लाइट दर से शक्ति है उसकी 100 वाट उसकी शक्ति है, तो इस दर से क्या है वो ऊर्जा खर्च कर रहा है। ठीक है, और वहाँ लिखा हुआ है 250 वोल्टेज। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम बल्ब को 250 वोल्टेज नीचे ला रहे हैं तो जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा। ठीक है, और एक लास्ट स्थिति होगी वहाँ जब हम 250 वोल्ट पर ले आ रहे हैं। ठीक है,
अब उससे हम थोड़ा सा भी मान बढ़ाएं, मान लो 250.5 कर रहे हैं, तो इस स्थिति में होता क्या है, जो बल्ब का तंतु वो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, बल्ब का तंतु क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो उसके लिए क्या जाएगा, परावैद्युत वैद्युत। ठीक है, उसके लिए कंडीशंस कहलाएगी। तो देखो ऐसे ही यहाँ क्या है, यानी कि हमें पता है संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है और संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है, जिसके कारण वहाँ क्या वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को मान को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आ रही है, एक ऐसी स्थिति आने वाली होती है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, उससे अगर वैद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर क्या है, वो संधारित्र की प्लेटों के बीच एक चलायमान या गतिमान पथ बना लेते हैं, जहां पर वो क्या है, गति करते हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं वैद्युत बंधन। ठीक है, और जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, जिससे कि अगर हम मान थोड़ा सा ही बढ़ा रहे हैं, वहां से क्या है, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को कहेंगे हम परावैद्युत सामर्थ्य। क्या कहेंगे, परावैद्युत सामर्थ्य। ऐसे ही बात करें भंजक विभवांतर की, तो भंजक विभवांतर क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर। संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, जैसे हम वैद्युत विभवांतर को लगा रहे हैं, जिससे कि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या लगा था, बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ रही थी वहां क्या पदार्थ में भंजन होने लग रहा था, तो क्या है, अवैद्युत जो विभवांतर उसका हम बढ़ा रहे थे, तभी तो वैद्युत भंजन हो रहा है। तो जो अधिकतम विभवांतर होगा, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ में भंजन हो रहा है, ठीक है, उससे हम कहेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल भंजक विभवांतर। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या है। पहले हमारा परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत पदार्थ क्या है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए जो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा हुआ है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ बता रहा था, मान लो कोई बल्ब है, उसको 250 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या, हाईएस्ट 250 वोल्टेज सहन कर सकता है वो। अगर ऐसे हम थोड़ा सा भी मान बढ़ा रहे हैं, तो जो बल्ब का तंतु वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, वह कहलाती है उस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, हो जाएगी। अब वहीं अगर हम बात करें भंजक विभवांतर की, तो भंजक विभवांतर क्या है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, क्या है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है। ठीक है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में क्या है, भंजन होने लगता है, या क्या वैद्युत भंजन होने लगता है, वो कहलाता है उसका भंजक विभवांतर। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर है इतना ही है, तो अभी उतार लेना है इसे। ठीक है, और इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं लेक्चर क्या समझ में आ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ तुम्हें कंफर्म नहीं हो पा रही है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, वहाँ से आप क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।